हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक। फ्रेंड्स, आज हम 2.3 यानी कि द इंचकेप रॉक ये पोएम का वन शॉट देखने वाले हैं। यहाँ पे हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच कौन से लाइन में यूज़ की गई, जितने भी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है उसके बारे में डिटेल लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है उसके बारे में देखेंगे। देन हम एक पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर इस पोएम के ऊपर, यानी कि आपको तो पता है लास्ट ईयर इसी पोएम से क्वेश्चन आया था, तो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उनके आंसर कैसे लिखना है, यानी कि विद सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। देन हम देखेंगे एप्रिसिएशन कैसे लिखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द इंचकेप रॉक, दिस इज द बिगेस्ट पोएम ऑफ अ सिलेबस। ये सबसे बड़ी पोएम है हमारे सिलेबस की। चलो स्टार्ट करते हैं। 2.3 द इंचकेप रॉक। Friends, the poem 2.3 that is Inchcape Rock is written by Robert Southey. Robert Southey was born in England and his father was a draper. He educated at a school that is Westminster School and later at college, Balliol College, Oxford. तो अपना पूरा एजुकेशन उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही कंप्लीट किया है। देन ही वॉज chosen as poet laureate of England from 1813 to 1843. पोएट लॉरेट क्या होता है? तो पोएट लॉरेट एक बहुत ही बड़ा ऑनर होता है फ्रेंड्स। अभी ये ज़माना जो है वो 18th सेंचुरी का है, यानी 18th सेंचुरी में हर एक किंग्स के कोर्ट में एक पोएट लॉरेट हुआ करता था एंड इट वॉज वन ऑफ द वेरी हाइस्ट पोस्ट इन दैट कोर्ट। हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही रिस्पेक्टफुल पोस्ट हुआ करती थी। तो रॉबर्ट साउदी वॉज पोएट लॉरेट फॉर नियरली अबाउट 30 ईयर्स। 30 साल तक वो वही जम कर रहे, 30 साल तक वो पोएट लॉरेट थे। ही हैज़ रिटन सो मेनी पोएम्स सच एज The Scholar, The Battle of Blenheim, Bishop Hatto, Inchcape Rock, etc. And all her poems are very popular in school-going children. तो बहुत ही बढ़िया poems लिखे। Now about this poem that is the Inchcape Rock. Inchcape Rock क्या है? So it is a ballad. Ballad है ये। Ballad क्या होता है? Ballad is a narrative type of poem. यानी कि किसी इंसिडेंट को, किसी इवेंट को नरेशन करना होता है एंड उसमें थोड़ा सा रिदम लाके फिर उसे राइटिंग किया जाता है या फिर लिखा जाता है, तो उसे बैलड कहा जाता है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि द इंचकेप रॉक इज ऑल्सो अ बैलड, इट हैविंग 17 स्टैंजाज। तो यहाँ पे टोटल 17 स्टैंजाज दिए गए एंड द पोएम हैज अ स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम दैट इज AABB विच वी ऑल्सो कॉल्ड एज द राइमिंग कपलेट्स। तो इसे हम राइमिंग कपलेट्स भी कहा जाता है। पोएट हैज यूज मैनी फिगर्स ऑफ स्पीचेस टू मेक दिस वेरी इफेक्टिव एंड ब्यूटिफुल। बिसाइड दिस द स्टोरी, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ दिस बैलड? क्या स्टोरी है इस बैलड की? तो सिंपली द स्टोरी इज नथिंग बट इट इज़ गुड वर्सेस बैड। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये जो स्टोरी है ये गुड वर्सेस बैड के बारे में दी गई है। दैट इज़ स्कॉटलैंड के ईस्ट साइड में एक इंचकेप रॉक है जो प्रेजेंटली आज अगर हम कहेंगे तो लाइट हाउस नाम से जाना जाता है। वहाँ पे आज भी एक लाइट हाउस हम देखते हैं, लेकिन इन 18th सेंचुरी देयर वाज नो सच लाइट हाउस। सो वन ऑफ द वेरी ग्रेट पर्सन दैट इज एबट ऑफ एबरब्रसॉग who install a bell on that Inchcape Rock. अब वहाँ पे क्या है, इंचकेप रॉक पे अक्सर वहाँ पे एक्सीडेंट होता करते थे। जब भी कोई शिप वहाँ पे स्पेशली एट हाई टाइड जाती थी तो उन्हें पता नहीं चलता था कि देयर इज़ रॉक एंड उस रॉक पे जाके ये टकरा जाते थे एंड वहाँ पे उनका शिप का एक्सीडेंट होता था। तो व्हेन एबट ऑफ एबरब्रसॉग केम टू नो अबाउट दैट, ही इंस्टॉल अ बेल, सो व्हेनेवर there is high tide, the bell used to ring and the ship or the crew came to know that the Inchcape is here, so they used to steer from the other sides so they can save their life also. तो ये बात जब एक विलन भी है इस स्टोरी में, जैसे स्टोरी है तो विलन भी होगा, तो उस विलन को जब पता चलती है, सो व्हाट ही डिड, ही कट द बेल, वो बेल को कट कर देता है। बट फाइनली एज वी नो कि ये हम सभी को पता है, इफ़ यू ट्रीट विद अदर्स बैडली, बैड अदर विल ऑल्सो ट्रीट यू बैडली, है ना। तो जैसे कहा जाता है एज यू सॉ सो शैल यू राइप। तो सिमिलरली
उसी तरीके से कुछ यहाँ पे भी इंसिडेंट हो जाता है एंड उसी इंचकेप रॉक पे उस इंसान का जिसने ये बेल कट कर दी है उसका वही जाके उसकी शिप भी वही जाके कोलाइड हो जाती है एंड उसका डेथ वही हो जाता है। तो कुछ इस तरीके की ये स्टोरी है, इसे बहुत ही अच्छे से पोएट्री फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। 18th सेंचुरी की पोएम है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ वर्ड्स हमें दिखाई देंगे जो आज के मॉडर्न एज में हम नहीं यूज़ करते, जिन्हें हम आर्केइक वर्ड यूज़ करते हैं, ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स है, तो वो भी हम देखेंगे किस तरीके से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द इंचकेप रॉक, अ बैलड विच इज़ वेरी फेमस। सो ईच हर एक स्टैंजा देखेंगे हम एंड इट हैज़ अ वेरी नाइस रिदम ऑल्सो। अगर आपने जो सेकेंड पोएम है द इंडियन व्यूवर्स, अगर वो नहीं दिखा उसका वन शॉट, तो डू वॉच इट। बहुत ही बढ़िया पोएम है, मस्त डिटेल में वहाँ पे हर एक एस्पेक्ट का पोएट्री का वहाँ पे डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है। तो स्टार्ट करते हैं। इन द ओपनिंग लाइन द पोएट हैज डिस्क्राइब द सराउंडिंग ऑफ दैट डे। उस दिन की जो सराउंडिंग है, कैसा माहौल था, वो यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया है। इन द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंजा what the poet says, no star in the air, no star in the sea, no star in the air, no star in the sea, the ship was as still as she could be, her sails from heaven received no motion, her keel was steady in the ocean. So what a rhythmic poem it is. So यहाँ पे देख सकते हैं आप सी, बी, मोशन एंड ओशन, ये राइमिंग पेयर्स है ना। एंड इसका जो स्कीम यहाँ पे यूज किया गया है, ये स्कीम है हमारा ए बी बी, विच इज अप्लाइड टू ऑल 17 स्टैंजाज। हर एक स्टैंजा को यही स्कीम यहाँ पे यूज की गई है। हर एक स्टैंजा में दो दो राइमिंग पेयर्स है। इसी के ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि राइट डाउन द राइमिंग पेयर्स या फिर स्कीम ऑफ द पोएम, तो दोनों साथ में आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द पोएट डिस्क्राइब्स द सराउंडिंग दैट नो स्टर इन द एयर, नो स्टर इन द सी। स्टर का मतलब यहाँ पे है मूवमेंट, यानी कि ऑन दैट डे देयर वॉज नो सच अ मोशन ऑफ एयर, एवरीथिंग वॉज स्टिल, एवरीथिंग वॉज स्टेडी, including air and sea. The ship was as still as she could be. So when there is wind, the ship used to move, है ना। लेकिन on that day there was no air, so the ship was steady at a place, motionless. तो उस दिन जो शिप था वो एकदम मोशनलेस था, बिकॉज वहाँ पे उस दिन बिल्कुल हवाएं नहीं चल रही थी एंड पानी जो था सी का वो भी एकदम काम था, शांत था। हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन। सेल्स, हर सेल्स, अभी सेल्स जो है ना, ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ बोट या फिर शिप। शिप जो होती है, नाव जो होती है ना, उसका एक पार्ट होता है, कैनवस का एक क्लॉथ होता है, कपड़ा, जो हवा के डायरेक्शन से जो है ना हम उसे चला सकते थे। वो पुराने ज़माने की, अब तो स्टीम इंजन वाले बोट आ चुके हैं, लेकिन उस ज़माने में जो था तो इस प्रकार के बोट हुआ करते थे। सो हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन, हर किल वॉज स्टेडी इन द ओशन। किल यानी कि बोट के नीचे एक सपोर्टिंग पार्ट होता है, उसे किल कहा जाता है। तो सेल्स एंड किल्स ये दोनों भी क्या है, शिप के या बोट के पार्ट ही है। सो इन द फर्स्ट स्टैंजा the poet described that the day was very quiet, very calm. There was no air, no movement, and the ship was very, what you can say, motionless in the sea. And her sails didn't receive any signal. That is, until and unless the wind comes, the ship could not move. जब तक हवा नहीं चलेगी तब तक उनका जो सेल है वो भी मूव नहीं करेगा एंड शिप भी नहीं। तो एक ही जगह पर वो शिप खड़ी थी। हर किल वॉज स्टेडी इन द ओशन। इन द नेक्स्ट स्टैंजा, विदाउट नीदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक, द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकेप रॉक. So little they rose, so little they fell, they did not move the Inchcape bell. So in the second stanza, the poet describes that
without either sign or sound of their shock. Sound of their shock means when the waves struck on the rock, it produces sound. जब लहरें जब समंदर की लहरें जब पत्थर पे जाके टकराती है ना, तो वहाँ पे एक साउंड क्रिएट होता है, या फिर जब वो वेव्स चलती है तो उसका एक साउंड आता है। लेकिन उस दिन क्या था, हवाएं नहीं चल रही थी, एंड बिकॉज ऑफ मोशनलेस एटमोस्फियर द वेव्स वेर वेरी स्लो। वो भी वेव्स वो भी बहुत स्लो चल रही थी, इसलिए नीदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकेप रॉक। अभी ये जो वर्ड है ना, ये फ्लोड है, FLOWED, फ्लोड। तो जो वेव्स थी ना, वो एकदम जेंटली फ्लो ओवर द इंचकेप रॉक। तो इंचकेप रॉक से वो बहुत ही जेंटली फ्लो हो रहे थे, इसलिए उनकी ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही थी, है ना। जब भी पानी हम देखते हैं, रिवर वाटर, जब वो एकदम स्मूथली ड्रेन होता है तो इट डजेंट प्रोड्यूस साउंड। लेकिन जब वो वाटरफॉल की तरह नीचे गिरता है या माउंटेन वैली से आगे चलता है तो इट प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ साउंड, तो उसका आवाज़ आती है। तो यहाँ पे ये जो वेव्स है ना, ये बहुत जेंटल थी, बिल्कुल आवाज़ें नहीं आ रही थी। सो लिटिल दे रोज सो लिटिल दे फॉल। रोज मतलब पास्ट टेंस ऑफ राइज, ऊपर आना, है ना। जैसे हमें पता है वेव्स जो होती है ना, वो रोज यानी कि पास्ट टेंस ऑफ राइज, एंड फेल यानी कि पास्ट टेंस ऑफ फॉल। तो अप एंड डाउन जब होते हैं वेव्स, तो बहुत ही जेंटल थे वो, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे डिड नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ साउंड, दे डिड नॉट मूव द इंचकेप बेल। सो वो इंचकेप बेल को मूव नहीं कर रहे थे। जब ज़्यादा वेव्स आते हैं, है ना, तब वो इंचकेप बेल जो होती थी वो मूव होती थी। अदरवाइज अगर जेंटल वेव्स आती है, छोटी छोटी वेव्स आती है, तो वो बेल जो है ना वो बजती नहीं थी। इन द नेक्स्ट स्टैंजा, अब यहाँ पे कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच है डिस्कस कर लेते हैं। तो हियर पोएट हैज़ यूज इन्वर्जन एट मेनी टाइम्स। इन्वर्जन ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसका यूज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो एक बार इन्वर्जन क्या है एक देख लेते हैं, एंड नेक्स्ट टाइम सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच का नाम बताएंगे। सो इन्वर्जन में क्या होता है कि वर्ड्स का जो अरेंजमेंट होता है वो चेंज किया होता है। फॉर एग्जाम्पल, हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन, यानी कि इन्वर्जन में देखो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इस तरीके से होना चाहिए। हमारा यहाँ पे हर सेल्स सब्जेक्ट है, रिसीव्ड ये हमारा वर्ब है, नो मोशन फ्रॉम हेवन ये ऑब्जेक्ट की तरह लास्ट में आना चाहिए था। इसका सीक्वेंस चेंज किया है। सो इन्वर्जन में क्या लिखना होता है कि द वर्ड्स आर नॉट इन करेक्ट प्रोज ऑर्डर, सो द करेक्ट ऑर्डर इज, अभी सही ऑर्डर हमें लिखना होती है, दैट इज हर सेल्स रिसीव्ड नो मोशन फ्रॉम हेवन। तो यहां पे हमें क्वेश्चन A4 जो होता है पोएट्री सेक्शन का, क्वेश्चन नंबर 3A में, वो होता है पोएटिक डिवाइस पे, जहाँ पे हमें फिगर ऑफ स्पीच, राइमिंग स्कीम, राइमिंग पेयर्स लिखने के लिए कहा जाता है। तो 2 मार्क का क्वेश्चन है। व्हेन वी राइट करेक्ट नेम ऑफ फिगर ऑफ स्पीच वी गेट 1 मार्क, एंड व्हेन वी राइट एक्सप्लेनेशन देन वी गेट 1 मार्क। यानी कि एक्सप्लेनेशन के लिए 1 मार्क है, एंड फाइंडिंग फिगर ऑफ स्पीच करेक्टली उसके लिए 1 मार्क है। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इन्वर्जन का यूज किया गया है। द शिप वॉज एज स्टिल एज शी कुड बी। अभी जो शिप है ये नॉन लिविंग है, स्टिल यानी कि मोशनलेस, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोनाउन शी का यूज किया गया है। जनरली हमें पता है कि शिप इनएमिनेट ऑब्जेक्ट है तो हम इट प्रोनाउन यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे शी कुड नॉट इस तरीके से यूज किया है। सो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे एक पर्सोनिफिकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नो स्टर ये दोनों भी कंटिन्यू रिपीट हो रहे हैं। सो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है रिपीटेशन, है ना। अलिट्रेशन भी हर जगह यूज की जाती है। हर किल वॉज स्टेडी इन द ओशन। स्टेडी मतलब मोशनलेस,
अब इमोशनलेस रहना ये ह्यूमन क्वालिटी है, लेकिन ये क्या किया है, नॉन लिविंग को दिया है. सो बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. चलो नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं. विदाउट ईदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकैप रॉक. फ्लोइंग ये जो एक्टिविटी है ये भी ह्यूमन बीइंग की है. सो यहाँ पे भी जो यूज किया गया पर्सोनिफिकेशन है. देन सो लिटिल दे रोज सो लिटिल दे फॉल. यहाँ पे देखो रोज एंड फॉल ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. रोज यानी कि पास्ट टेंस ऑफ राइज, राइज होने ऊपर आ जाना, एंड फेल यानी कि नीचे गिर जाना. अप एंड डाउन कुछ इस तरीके से है. रोज मतलब अप, फेल मतलब डाउन. सो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एंटीथेसिस. एंटीथेसिस में क्या होता है, टू अपोजिट आइडियाज पुट टुगेदर. बस इतना ही लिखना होता है, ज़्यादा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देना होता है. दैट इज टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर. जो आइडियाज है वो यू कैन एक्सप्लिसिटली राइट, दैट इज रोज एंड फेल, है ना. ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है. देन यू फाइंड सो लिटिल दे ये रिपीट हो रहा है. सो यहाँ पे रिपीटेशन भी है, अलिट्रेशन बहुत कॉमन है, कॉन्सोनेंस जो है वो भी बहुत कॉमन है. दे डिड नॉट मूव द इंचकैप बेल. अभी दे ये यूज किया गया है वेव्स के लिए, वेव्स के लिए दे यूज किया गया है. सो मूव करना ये वेव्स का नहीं, ह्यूमन बीइंग का है. तो अगेन यहाँ पे भी क्या है. So we find that personification is used at many sentences. So in simply we say that the poem is personified. तो ये poem भी क्या की है, personified की है. In the first two stanzas explanation हो गया. चलो next stanza को देखते हैं. बहुत ही बड़ी poem है. The abbot of Aberystwyth had placed the bell on the Inchcape rock. On a buoy in the storm it floated and swung, and over the waves its warning rung. So in the next stanza the poet says that there was such a Inchcape rock where the atmosphere was very calm and quiet, and because of very gentle waves the Inchcape bell did not move. And before that, before installing the bell, there might be mishaps or accidents. People or sailors did not know that there is a Inchcape rock and they often struck on it. तो बहुत बार क्या होता था, स्पेशली हाई टाइड में वहाँ पे जाके ये सारे शिप्स या फिर बोट्स टकरा जाते थे एंड उनका एक्सीडेंट हो जाता था. तो वन ऑफ द वेरी गुड पर्सन दैट इज एबट ऑफ एबरविथॉक. एबट मतलब द हेड ऑफ एबे. एबे होता है एक प्रिस्ट जो होते हैं, धर्मगुरु होते हैं, उनका एक यूनियन होता है, उसके हेड होते हैं ये. Abbot of Aberystwyth had placed the bell on the Inchcape rock. So what he did, when he came to know that many accidents had been taken place only because the sailors did not know that there is a rock ahead. So वो क्या करते हैं, उन्हें एक आइडिया आ जाती है कि अगर वहाँ पर हम बेल लगा देते हैं तो with the ringing sound people or sailor came to know that there is rock and they might go from another side. तो वही थॉट माइंड में रखे उन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक इंचकैप रॉक पे एक बेल लगा दिया. ऑन अ बॉय इन द स्टॉर्म इट फ्लोटेड एंड स्वंग. बॉय यानी कि क्या होता है, बॉय यानी कि एक फ्लोटेड ऑब्जेक्ट होता है. फ्लोटेड यानी कि पानी के सरफेस पे तरंगने वाला ऑब्जेक्ट. तो उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, he install a bell and whenever there is storm यानी कि जब बहुत ज़ोर से हवाएं चलती थी, when there is high tide and the Inchcape rock submerged in the water, जब वो रॉक के अंदर पानी के अंदर चला जाता था, तब ये जो बॉय है ये फ्लोट होता था. एंड स्वंग, स्वंग यानी कि पास्ट टेंस ऑफ स्विंग. स्विंग होना मतलब
लेफ्ट राइट मूव होना, यानी कि यहाँ पे रिंगिंग का साउंड क्रिएट होता था. एंड ओवर द वेव्स इट्स वार्निंग रंग. सो whenever there is high tide, whenever the rock is under water, the sailor came to know that when the buoy used to swing and the ringing bell warns them that there is a rock. तो इस वजह से उनका बहुत सा फ़ायदा होने लगा. दे कैन सेव देयर लाइफ. सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि वो अपनी जान बचा सकते थे. बोट के अंदर, शिप के अंदर जो भी सामान होता था, गुड्स होता था, वो भी वो बचा सकते थे. तो एवरी टाइम जब भी वो वहाँ से जाते थे तो उनको बहुत अच्छा लगता था. When the rock was hit by the surge swell, the mariners heard the warning bell. And then they knew the perilous rock and blessed the abbot of Aberbrithok. अभी जब उन्होंने वहाँ पर एक इंचकैप रॉक पे एक बेल बिठा दी, तो जब भी कोई मरीनर्स मीन्स कौन होते हैं? सेलर्स होते हैं, जो बोट चलाते हैं, शिप चलाते हैं, है ना, या फिर जिनका बिजनेस होता है मरीन यानी कि समंदर पे, तो उन्हें मरीनर्स कहा जाता है. When the rock was hid by the surge swell मतलब क्या है? swell मतलब हमें पता है swelling है ना, जब भी हमें कुछ मार लग जाता है तो swelling हो जाता है. अब यहाँ पे surge swell का मतलब क्या है? तो surge swell मतलब high tide. हाई टाइड मतलब क्या होता है कि जब वाटर लेवल जो है ना वो सडनली इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है. एंड जब उसका इंक्रीज होने से, वाटर लेवल बढ़ने से, वो जो रॉक है वो हीट हो जाता था, कवर हो जाता था, पानी के अंदर चला जाता था. तो इस वजह से बहुत से मरीनर्स को ये पता नहीं चलता था. बट द मरीनर्स हर्ड द रिंगिंग बेल और वार्निंग बेल. तो उनको ये बेल सुनाई देती थी. एंड देन they knew the perilous rock. Perilous means very dangerous rock. Perilous means very dangerous rock. तो ये बहुत ही डेंजरस रॉक है, लेकिन डेंजरस कहा गया है. जनरली रॉक तो अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना, लेकिन इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि वो जो इंसिडेंट्स वहाँ पे होते थे वो बहुत डेंजरस होते थे, इसलिए उस रॉक को ही उन्होंने पेरिलस रॉक कहा है. सो एंड देन दे न्यू द डेंजरस रॉक. फिर वो मरीनर्स को उस रॉक के बारे में पता चलता था. एंड ब्लेस द एबट ऑफ एबरविथॉक. ब्लेस्ड, अभी ये जो ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, ये वर्ड जो है ना ओल्ड इंग्लिश का है. अभी का मतलब होता है ब्लेस्ड, यानी कि ब्लेस, जिसे गॉड ब्लेस यू बोलते हैं ना, उस तरीके का ब्लेस है. एंड वो जो मरीनर्स थे, दे ब्लेस द एबट ऑफ एबरविथॉक. तो वो दे सिंग अबाउट हिम, वो उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करती थी. उन्हें मतलब क्या कहेंगे, हम दुआएं देते थे कि उनके वजह से हमारी लाइफ बच रही है. अदरवाइज हम भी वहाँ पर जाके टकरा जाते थे एंड हमारा भी वही एंड हो जाता था. तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है. सो यहाँ देखते हैं हम, ऑन अ बॉय इन द स्टॉर्म इट फ्लोटेड एंड स्वंग. यहाँ से सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है हमारा. इट फ्लोटेड एंड स्वंग ऑन अ बॉय इन द स्टॉर्म, है ना. तो यहाँ पे क्या है, इनका अरेंजमेंट चेंज कर दिया है. सो ये जो एग्जाम्पल है ये है हमारा इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच का. Then and over the waves its warning rung. Then when the rock was hit by the surge swell, the mariner heard the warning bell. Alliteration, consonants वो simple figure of speech है. And then they knew the perilous rock. Perilous rock यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे कौन सी figure of speech है, तो यहाँ पे देखते हैं हम ट्रांसफर एपिथेट का यूज़ किया गया है. ट्रांसफर एपिथेट. ट्रांसफर एपिथेट क्या होता है, तो रॉक होते हैं, लेकिन उसी रॉक को पेरिलियस कहा है. कोई कोई रॉक जो है तो बहुत अच्छे भी होते हैं, है ना. तो इंसिडेंट या फिर उनके साथ जो ह्यूमन बीइंग एसोसिएटेड है, उनका नेचर रॉक के तरफ पास हो रहा है, तो एपिथेट पास हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए वहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो होती है ट्रांसफर एपिथेट. एंड ब्लेस द एबट ऑफ एबरविथॉक. चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी अगले स्टैंजा में क्या दिया है. द सन इन द हेवन वॉज शाइनिंग गे
All things were joyful on that day. The seabirds screamed as they wheeled around, and there was joyance in their sound. In the next stanza, the poet has described that particular day, how was the surroundings. So the day was very bright because it was a sunny day, bright day. The sun was in the heaven, was shining gay. Gay का मतलब होता है bright. तो उस दिन जो है इट वॉज अ वेरी क्लियर स्काई, नो क्लाउड्स वेयर देयर. तो आसमान में कोई भी बादल नहीं थे, बहुत ही साफ आसमान था. सो द सन इन द हेवन वाज शाइनिंग गे. ऑल थिंग्स वर जॉयफुल ऑन दैट डे. जॉयफुल मीन्स वेरी हैप्पी. जॉयफुल का मतलब होता है वेरी हैप्पी. तो उस दिन जो है तो एवरीथिंग वाज वेरी हैप्पी. एवरीथिंग, हर एक जन बहुत खुश था बिकॉज ऑफ द ब्राइट एंड क्लियर डे. द सी बर्ड स्क्रीम्ड एज दे व्हील्ड अराउंड. तो यहाँ पे कौन कौन खुश था एंड अपनी खुशी कैसे एक्सप्रेस कर रहे थे. सो सी बर्ड्स होते हैं, सी बर्ड्स यानी कि जो समंदर पर ही रहते हैं बर्ड्स, उन्हें सी बर्ड्स कहा जाता है. तो सी बर्ड स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब है चर्पिंग ऑफ बर्ड्स. तो बर्ड्स का जो चर्पिंग होता है, स्क्रीम होता है, जो आवाज़ क्रिएट करता है ना. तो द सी बर्ड स्क्रीम्ड एज दे व्हील्ड अराउंड. व्हील्ड अराउंड मतलब जब वो गोल गोल घूमते थे, है ना. जब वो गोल गोल घूमते थे तो वो अपनी खुशी एक्सप्रेस करते थे. यानी कि दे समवॉट वी कैन से दे सपोज टू डांस बिकॉज ऑफ द हैप्पीनेस. तो इतनी खुशी हो जाती थी. तो जब भी व्हेन वी टू बिकम हैप्पी वी टू डांस, या फिर वी डिज़ायर टू डांस. जब हम बहुत खुश हो जाते हैं ना, तब हम भी डांस करने लग जाते हैं. सिमिलरली जो बर्ड्स थे वो भी बहुत खुश थे उस दिन बिकॉज बहुत अच्छा एटमॉस्फियर था. एंड ऐसे एटमॉस्फियर में ये जो सी बर्ड्स है ये भी अच्छी तरीके से शिकार करते हैं, खाना उन्हें अच्छा मिलता है, इसलिए वो भी बहुत खुश थे. एंड देयर वॉज जॉयंस इन देयर साउंड. जॉयंस का मतलब भी होता है एंजॉयमेंट या हैप्पीनेस कह सकते हैं हम, सिंपली हैप्पीनेस, है ना. तो हर एक एक्टिविटी में उनके हैप्पीनेस दिखाई दे रहा था. उनकी जो साउंड था, है ना, यानी कि वो जिस तरीके से डांस कर रहे थे, फ्लाइंग कर रहे थे, जिस तरीके से चॉपिंग कर रहे थे, ऑल इंडिकेट दैट ऑल दे वेर सो हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट ब्राइट एंड वेरी क्लियर डे. नेक्स्ट, the boy on the Inchcape Bell was seen, a darker speck on the ocean green. Sir Ralph the rower walked his deck, and he fixed his eyes on the darker speck. तो नेक्स्ट स्टैंजा में यहाँ पे हमारा जो विलन है स्टोरी का, उसकी एंट्री हो जाती है. वो है हमारा, दैट इज सर रैल्फ द रोवर. सर रैल्फ द रोवर इज अ सी पायरेट. सी पायरेट कौन होते हैं? तो सी पायरेट यानी कि समंदर के जो लुटेरे होते हैं, है ना, जो लुटेरे रॉबर कहेंगे हम, तो ये वो रॉबर होते हैं. सो आफ्टर इंस्टॉलिंग द बेल ऑन द इंचकेप रॉक, many mariners can save their life and they bless Abbot of Aberystwyth. So when the villain, that is Sir Ralph the rower, when he saw something is there फ्रॉम अ वेरी फार डिस्टेंस, बहुत दूर से उसने देखा, तो उसे वो क्या दिखाई दिया? उसे एक डार्कर स्पेक दिखाई दिया. डार्कर स्पेक का क्या मतलब होता है? स्पेक का मतलब होता है डॉट, है ना. जैसे आपको अभी दूर से ये डॉट दिखाई दे रहा है, हाँ, या फिर हमें ये जो आजू बाजू के जो प्लैनेट है, वो प्लैनेट हमें छोटे से स्टार की तरह दिखाई देते हैं, बट दे आर नॉट टू स्मॉल. लेकिन जब नज़दीक जाने के बाद पता चलता है. तो सिमिलरली जो बॉय के ऊपर बेल बिठाया था, वो बेल सर रैल्फ द रोवर को एक डार्कर स्पेक की तरह दिखाई दे रहा था. एक्चुअली डार्कर स्पेक मतलब कोई डॉट नहीं है या स्पॉट नहीं है, इट वॉज द इंचकेप बेल. सो द इंचकेप बेल ऑन द ओशन ग्रीन, सर रैल्फ द रोवर वॉक हिज डेक. डेक क्या होता है? इट इज़ द पार्ट ऑफ शिप. जो जहाज होती है, बोट होती है, उस पे एक पार्ट होता है जिसे डेक कहा जाता है. सेंटर में होती है एक क्या कहेंगे हम, एक छोटा टेबल की तरह होती है. एंड वहाँ पर फिर ये जो विलन है वो चले गए
एंड ही फिक्स हिज आई ऑन डार्कर स्पेक, और फिर उसने उस डार्कर स्पेक, बिकॉज ही इज अ पायरेट, वो एक पायरेट थे, एंड जब भी कोई उन्हें समंदर में ऐसा कुछ डार्कर स्पेक या फिर स्पॉट दिखाई देता था, सो ही केम टू नो दैट मे बी दैट इज अ शिप एंड लेट्स लूट दैट शिप। तो इनका काम ही था, ये लुटेरे थे, रॉबर थे, तो जब भी समंदर में कुछ ऐसी चीज़ उन्हें दिखाई देती थी तो उनका काम था वहाँ जाके उस शिप को लूट लेना। तो डिसाइडेड किया रैल्फ द रोअर ने, लेट्स गो टुवर्ड्स द डार्कर स्पेक। तो उसने क्या किया, फिर अपना जो शिप है उस दिशा में लेके चले गए। सो यहाँ पे देखते हैं अब कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज किए। द सन इन द हेवन वॉज शाइनिंग गे, ऑल थिंग्स वर जॉयफुल ऑन दैट डे, द सी बर्ड स्क्रीम्ड एज दे विल्ड अराउंड। तो यहाँ पे स्क्रीम, ये जो है यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसका नाम है ऑनोमैटोपिया। ऑनोमैटोपिया एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें साउंड प्रोड्यूस होता है ना, जैसे स्क्रीम यानी कि जोर से चिल्लाना होता है। तो बर्ड्स का स्क्रीमिंग जो है ना, ये आवाज़ क्रिएट करता है, इसीलिए एक फिगर ऑफ स्पीच है ऑनोमैटोपिया। देयर वाज अ जॉयंस इन देयर साउंड। ये जॉयंस जो है ना, ये भी क्या है, आर्किक वर्ड है। आर्किक मतलब ओल्ड इंग्लिश के जो वर्ड है जो अब मॉडर्न में नहीं यूज़ करते हैं। मॉडर्न में हम जॉयंस की जगह हैप्पीनेस यूज़ करते हैं, जॉयमेंट करते हैं, ठीक है। द बॉय ऑन द इंचकैप बेल वॉज सीन अ डार्कर स्पेक ऑन द ओशन ग्रीन। अभी डार्कर स्पेक यानी कि डार्कर स्पेक नहीं है, डार्क डॉट नहीं कहा है, एक्चुअली इट इज इंचकैप रॉक इन सॉरी द बेल। तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है दैट इज मेटाफर। यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है मेटाफर। सर रैप द रोअर वॉक हिज डेक एंड ही फिक्स हिज आईज ऑन डार्कर स्पेक। अगेन डार्कर स्पेक, जहाँ कहीं भी डार्कर स्पेक आएगा वो होगा मेटाफर, यही फिगर ऑफ स्पीच। बाकी अलिट्रेशन इन्वर्जन आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। He felt the cheering power of spring, it made him whistle, it made him sing. His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wickedness. So in the next stanza, when the rover saw the speck or the darker speck, he decided to go towards this. And on that day particular, the day was very bright, है ना, उस दिन जो था वो बहुत ब्राइट था, क्लियर स्काई था। एंड ही फेल्ट द चीयरिंग पावर ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग इज अ सीजन। स्प्रिंग क्या है, एक सीजन है। जैसे हमारे तरफ विंटर होता है, रेनी सीजन होता है, सिमिलरली स्प्रिंग भी क्या है, एक सीज़न है, जहाँ पे हमें पता है स्प्रिंग में स्पेशली एटमॉस्फियर जो होता है वो बहुत ही खुशी वाला होता है ना। हर एक जो पेड़ होते हैं उन्हें नए लीव्स आना शुरू हो जाते हैं, ग्रीनरी दिखाई देती है, बर्ड्स भी बहुत खुश होते हैं, फ्लावरिंग जो है ना, तो हर एक क्या कहेंगे पेड़ को फ्लावर्स आते हैं, तो एक बहुत ही जॉयफुल एटमॉस्फियर बन जाता है। एंड उसका इफेक्ट सर रैल्फ द रोवर पे कैसे हो रहा है, देखो। He felt the cheering power of spring, it made him whistle, it made him sing. तो वो जो एटमॉस्फियर है वहाँ का वो बहुत ही खुशी वाला था, तो वो खुशी उसके दिल में भी थी। He too expressed his joy by whistling and by singing. तो वो भी सीटी बजा के गाना गा के अपना खुशी एक्सप्रेस कर रहे थे। His heart was mirthful to excess. Mirthful. His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wickedness. यानी कि उनका जो mirth थी, उनका जो joy था, है ना, वो wickedness था। wickedness ने मतलब क्या होता है, किसी bad thing से related है। weak person जो होता है ना वो bad होता है, wickedness मतलब किसी bad intention से। तो he laughed, but the intention of his laughing was something different. तो नॉट बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर की वजह से वो खुश नहीं हो गए थे, उनके दिल में एक बहुत ही
बैड थॉट आया था, कि जो थॉट था उनके दिल में वो बहुत ही बैड दिखाया गया है. हिज हार्ट वॉज मर्थफुल टू एक्सेस बट द रॉवर्स मर्थ, उसका जो मर्थ था वो बहुत ही विकेडनेस था. हिज आइज वॉज ऑन द इंचकेप फ्लोट, quoth he, my man, put out the boat and row me to the Inchcape Rock, and I will plague the abbot of Aberystwyth. So what was the thought in his mind? उसके दिल में क्या था? He was happy not because of the atmosphere. He was happy because he had ill thought in his mind. तो उसके दिल में एक बुरा ख्याल आया था. क्या ख्याल था? तो जैसे ही he saw that Inchcape Rock या डार्कर स्पेक, ही ऑर्डर हीज क्रू मतलब जो बोट के ऊपर लोग थे, माय मैन मतलब वो जो काम करने वाले लोग थे, रो करने वाले, रो करना मतलब नाव चलाना, तो उनको इन्होंने क्या किया, ऑर्डर किया. कॉथ ये वर्ड जो है ना, ये आर्किक वर्ड है, ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है. देखो कॉथ का मतलब होता है नाउअडेज सेड, ये मॉडर्न में, ये ओल्ड इंग्लिश में कॉथ कहा जाता है. So he said, my man, put out the boat and row me to the Inchcape Rock. So when he saw that Inchcape Rock, he became happy, but not because of the bad thought came in his mind. And what he did, he ordered his sailors to take him to the Inchcape Rock. And what he is going to do, he will plug the abbot of Aberystwyth. अब ये प्लेग जो है, ये प्लेग यानी कि एक प्लेग हमें पता है दैट इज़ नेम ऑफ डिजीज़ है ना, लेकिन ये प्लेग वर्ब की तरह यूज़ किया गया है. एंड जब वर्ब की यूज़ होता है तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है, दैट इज़ टॉर्चर. किसी को टॉर्चर करना या किसी को अनॉय करना है ना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी को ट्रबल पहुंचाना. सो व्हाट ही सेड दैट आई विल टॉर्चर द अबॉट ऑफ एबरविथ बाय डूइंग समथिंग बैड. तो उसके दिल में एक बहुत बुरा ख्याल आया था कि इस इंच के बेल को मैं क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, सो दैट एबट ऑफ एबरविथ को जो है तो इसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, उसे बहुत बुरा लगेगा. चलो अब देखते हैं यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन से है. तो इट मेड हिम विसल एंड सिंग, ये दोनों एग्जाम्पल ऑनोमैटोपोइया के ही है. ऑनोमैटोपोइया साउंड वाली जो है ना, साउंड वाली है. उसके बाद में यहाँ पे सिंपल तो फिगर ऑफ स्पीच देख लेना आप, अलिट्रेशन वगैरह. उसके बाद में यहाँ पे एंड रो मी टू द इंचकेप बेल एंड आई विल प्लग द एबट ऑफ एबरविथ. तो यहाँ पे कोई दूसरा यूनिक फिगर ऑफ स्पीच नहीं है. अलिट्रेशन कॉन्सोनेंट्स आप इजीली फाइंड कर सकते हैं. चलो नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं. The boat is lowered, the boatsmen row, and to the Inchcape Rock they go. Sir Ralph bent over from the boat, and he cut the bell from the Inchcape float. In the next stanza, the bad activity which was done by Ralph the rower, that is cutting the bell. तो सबसे बुरा काम इनका यह होता है कि वो क्या करते हैं, the bell which was installed by Abbot of Aberystwyth, उसको ये कट कर देते हैं. So what he did in this stanza, the poet says that he ordered his men, his sailor, to take him near the Inchcape Rock. So as the order, the boatsman, the sailor took him to the Inchcape Rock, and what Ralph did, Ralph bent over from the boat. Bent over मतलब lean यानी कि झुक जाना थोड़ा आगे से. And he cut the bell from the Inchcape float. और उसने क्या किया, Inchcape float से उस बेल को कट कर दिया, यानी कि उसको काट दिया. Down sung the bell with the gurgling sound, the bubbles rose and burst around. Quoth Sir Ralph, the next who comes to the rock, owned bless the abbot of Aberystwyth. When he cut the bell, he became very happy. बहुत खुशी हुई उसे, और उन्होंने एक अपना ख्याल भी उन्होंने एक्सप्रेस किया, दैट व्हेन द बेल संक डाउन, संक यानी कि पास्ट टेंस ऑफ सिंक, सिंक का ये पास्ट फॉर्म है. देखो सिंक होना मतलब क्या होना, डूब जाना पानी के अंदर. सो एज ही कट द बेल
sink in the water with the gurgling sound. Gurgling sound means actually the sound which is produced when anything is sunk in the water. जब भी कोई पानी में गिरती है कोई चीज़, है ना, तो उसका जो साउंड आता है ना वो गर्गलिंग साउंड होता है. वो क्या होता है? गर्गलिंग साउंड होता है. द बबल्स रोज एंड ब्रस्ट अराउंड. तो वहाँ पे थोड़े से बबल्स आने चालू हो गए एंड जैसे ही वो पानी के सरफेस पे आते थे वो ब्रस्ट हो जाते थे, फूट जाते थे वो. Quoth Sir Ralph, next who come to the rock will bless the abbot of Bretabata. So when he cut the bell, he thought that now nobody will bless the abbot of Aberbrithok, because they did not know that there is Inchcape bell, warning bell, and they struck on that rock. तो वो क्या हो जाएंगे कि उनका एक्सीडेंट हो जाएगा जैसे पहले होता था, एंड अब कोई भी एबट ऑफ एबरब्रथॉक को ब्लेस नहीं करेंगे. अब यहाँ पे क्या होता है कि रैल्फ द रोअर के माइंड में जेलसी आ जाती है. फ्रेंड्स, जेलसी क्या होती है? तो जेलसी खुद को जला देती है ना. तो जेलसी इज़ वन ऑफ द बैड टेंडेंसी. तो ये जेलसी के वजह से इनका तो आगे जाके हम देखने वाले क्या रिजल्ट होता है, लेकिन जेलसी इज़ नॉट द गुड थिंग. तो किसी के भी मन में जेलेसी नहीं आनी चाहिए. इट एक्चुअली डिस्ट्रॉय द सेल्फ. जिस किसी में भी जेलेसी आती है ना, वो खुद को जेलेसी क्या करती है? खुद को ही, जिस किसी में है उसी को डिस्ट्रॉय कर देती है. तो रैल्फ रोअर में भी क्या हो जाता है कि सभी लोग एबट ऑफ एबरब्रथॉक को मतलब लाइक करते हैं, उनको मतलब बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, एंड मुझे यानी कि रैल्फ द रोअर सोचते हैं कि यार नोबडी लाइक मी. तो वो थोड़ा सा जेलसी क्रिएट हो जाती है, एनवीनेस उनके माइंड में आ जाता है, एंड उस एनवीनेस के वजह से वो क्या करते हैं? एबट ऑफ एबरब्रथॉक को थोड़ा सा हर्ट करने के लिए, उनको टॉर्चर करने के लिए वो उस बेल को क्या करते हैं? कट कर देते हैं. एंड जैसे ही वो बेल को कट करते हैं तो वो बेल क्या हो जाती है? पानी के अंदर सिंक हो जाती है. उसकी एक साउंड आती है, गर्गलिंग साउंड जिसे कहा गया है. एंड रैल्फ द रोअर फिर बताते हैं कि देन आफ्टर whosoever come here will not bless the abbot of Aberbrithok. अब इसके आगे जो कोई भी आएगा तो वो एबट ऑफ एबरब्रथॉक को ब्लेस नहीं करेगा, है ना. चलो यहाँ पे देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन सी है. एंड द इंचकेप रॉक दे गो. यहाँ पे देखते हैं हम दे गो, ये इन्वर्जन का एग्जाम्पल है. ये इन्वर्जन है. द बोट इज लोअर्ड, द बोट्समैन रो, एंड द इंचकेप रॉक दे गो. Ralph the rower bent over the boat and he cut the bell from Inchcape rock, Inchcape float. Down sung the bell with gurgling sound. अब ये जो gurgling sound है ये एग्जाम्पल है ऑनोमैटोपिया का. ऑनोमैटोपिया का ये एग्जाम्पल है. ये भी ब्रस्ट जो है, ये ब्रस्ट ये भी क्या है? ऑनोमैटोपिया का ही एग्जाम्पल है. बाकी यहाँ पे कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं है. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी अगला वाला स्टैंजा. सर रैल्फ द रोअर सेल्ड अवे. सर रैल्फ द रोअर सेल्ड अवे. He scoured the sea for many a day, and now grown rich with plunder store, he steers his course from Scotland shore. So after cutting the bell, he went on a long journey, and there he looted and he plundered of very good health. तो यहाँ पे क्या होता है? आफ्टर कटिंग द इंचकेप बेल, रैल्फ द रोअर समंदर के बहुत ही लंबे सफ़र पे चले जाते हैं. सो सर रैल्फ द रोअर सेल्ड अवे. सेल अवे मतलब बहुत दूर चले जाना. ही स्कोर्ड द सी फॉर मेनी अ डे. स्कोर मतलब ट्रैवल करना. स्कोर का मतलब होता है ट्रैवल करना. तो समंदर में वो बहुत दिनों तक ट्रैवल करते हैं. बहुत से ज़्यादा वो क्या करते हैं? शिप को लूटते हैं. बहुत ज़्यादा वो क्या कहेंगे? वेल्थ जमा करते हैं. एंड नाउ ग्रोन रिच बाय लूटिंग लॉट्स ऑफ शिप्स. नाउ ही बिकेम रिच विथ प्लंडर्स स्टोर. अभी ये भी मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है. प्लंडर का मतलब होता है बिग अमाउंट, बिग अमाउंट ऑफ लूट, डकैती, है ना. रॉबरी की जो अमाउंट होती है ना वो. तो प्लंडर स्टोर
ही स्टीयर्स हिज कोर्स टू स्कॉटलैंड शोर। अभी स्कॉटलैंड क्या है, तो स्कॉटलैंड जो है तो उसका घर था, है ना। आफ्टर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम ही डिसाइडेड दैट नाउ लेट्स गो टू आवर होम, चलो अपने घर चले जाते हैं। बहुत दिनों से समंदर में थे, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि उनके पास बहुत सा अभी वेल्थ आ चुका था, बहुत सी अभी क्या कहेंगे हम, पैसा आ चुका था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अभी वापस हमारे होम प्लेस पे चले जाते हैं। स्टीयर का मतलब क्या है, स्टीयर मीन्स गाइड करना, है ना। जैसे स्टेयरिंग आपको पता है, फोर व्हीलर का स्टेयरिंग होता है। स्टेयरिंग क्या करता है, गाइड करता है किधर जाना है, लेफ्ट को लिया तो लेफ्ट, राइट को लिया। वो स्टेयरिंग इसका ही फॉर्म है, स्टीयर करना मतलब घुमाना। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो बोट थी, शिप थी, वो स्कॉटलैंड के शोर, शोर मतलब किनारा, बीच, तो उस बीच के तरफ ले जाने का उन्होंने डिसाइड किया। सो थिक अ हेज ओवरस्प्रेड द स्काई, दे कांट सी द सन ऑन हाई, द विंड हैड ब्लोन अ गेल ऑल डे एंड इवनिंग इट हैड डाइड अवे। जैसे ही बहुत सा धन, वेल्थ लूटने के बाद रैल द रोड डिसाइड करते हैं कि नाउ लेट्स गो टू आ लैंड, अपने मातृभूमि में चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। तो सडनली द एटमोस्फियर बिकम चेंज, तो पूरा एटमोस्फियर जो है वो अचानक से बदल जाता है। क्या चेंजेस होते हैं देखो, सो थिक अ हेज ओवरस्प्रेड द स्काई। हेज मतलब जो होता है ना, मिस्ट होता है। मिस्ट आपको पता है जनरली फॉग जिसे कहेंगे हम, है ना। तो बहुत सा फॉग जमा हो जाता है एंड इट बिकम इनविजिबल, तो कुछ दिखाई नहीं देता है। तो सिमिलरली उस दिन भी क्या हुआ, सो थिक अ हेज ओवरस्प्रेड द स्काई। स्काई के ऊपर, यानी कि जो पहले बहुत ही ब्राइट एंड क्लियर डे था, सनी डे था, अब अचानक से चेंज हो गया था। अब यहाँ पे सिचुएशन देखो कैसे अचानक चेंज हो जाती है कि बहुत से क्लाउड्स आ जाते हैं, बहुत सा फॉग वहाँ पे आ जाता है। दे कैनॉट सी द सन ऑन हाई, एंड वो बादल के जैसे आ जाते हैं, क्लाउड्स जमा हो जाते हैं, डार्क क्लाउड्स जमा हो जाते हैं। तो सन रेज नीचे नहीं आते थे, तो नीचे थोड़ा सा डार्कनेस हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। दे कैनॉट सी द सन ऑन हाई, द विंड हैड ब्लोन अ गेल ऑल डे। विंड यानी कि हवा है। हैथ ये भी आर्किक वर्ड है, ओल्ड इंग्लिश का है। हैथ यानी कि ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, अभी हम इसे कहेंगे हैज़। द विंड हैज़ ब्लोन अ गेल ऑल डे। अ गेल ऑल डे मतलब दिन भर जो हवाएं चल रही थी, है ना। एट इवनिंग इट हैड डाइड अवे। इट हैड डाइड अवे, डाई अवे हो जाना यानी कि मर जाना। अब हवाएं तो मरती नहीं है, लेकिन हवाएं एकदम से शांत हो गई थी। नो एयर वॉज देयर, नो विंड वॉज देयर। जेंटल विंड चल रही थी, जो अब तक बहुत जोर जोर से हवाएं चल रही थी, बट शाम आने तक, इवनिंग आने तक क्या हुआ, एकदम से हवाएं चलना बंद हो गई है। सो चेंज हो गया एटमोस्फियर यहाँ पे। चलो अब फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं कौन कौन सी सिंपल फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज़ की गई है। सो प्लंडर स्टोर, प्लंडर स्टोर ये जो है ना, ये मेटाफर यहाँ पे यूज़ किया गया है। यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर यूज़ की गई है। उसके बाद में सो थिक अ हेज ओवरस्प्रेड द स्काई, यहाँ पे हम देखते हैं इन्वर्जन का यूज़ किया गया है। यहाँ पे इन्वर्जन है। दे कैन नॉट सी द सन ऑन हाई, द विंड हैड ब्लोन अ गेल ऑल डे, एट इवनिंग इट हैड डाइड अवे। ये दोनों एग्जाम्पल जो है, ये दोनों एग्जाम्पल पर्सोनिफिकेशन के हैं। ये दोनों एग्जाम्पल जो है वो पर्सोनिफिकेशन के हैं। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच का एक्सप्लेनेशन वगैरह सारा डिटेल अगर आप देखना चाहते हो तो फ्रेंड्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यही सेपरेट सेपरेट भी लिया है। अभी तो ये वन शॉट है, सब साथ में है, लेकिन सेपरेट सेपरेट भी लिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वो आप देखते हैं तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलो फिर देखते हैं कि व्हेन द एटमॉस्फेयर वाज कंप्लीटली चेंज, सो व्हाट हैपन on the deck the row taxi stand, so dark it is they see no land. Quoth Sir Ralph, it will be lighter soon, for there is the dawn of the rising moon.
So when the atmosphere became very strange, they could not see the sun and the darkness was spread everywhere. Sir Ralph the rower took the charge and motivated his crew or sailors. तो उनको भी वो थोड़ा मोटिवेट करने लगे, बिकॉज दे अफ्रेड, वो भी अब डरने लगे थे क्योंकि थोड़ा सा अलग माहौल वहाँ पे हुआ था. ऑन द डेक द रोवर टेक्स स्टैंड, सो डार्क इट इज दे सी नो लैंड. सो एक्चुअली दे वेर हिडिंग टुवर्ड्स द स्कॉटलैंड शोर. तो वो स्कॉटलैंड जा रहे थे, लेकिन अचानक से जो चेंज आ गया, बिकॉज ऑफ दैट they could not see the land, the seashore, Scotland shore उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था. So Ralph the rower said, it will be lighter soon, it will be lighter soon, means he assured the crew, he assured the sailor that very soon the matter will be clear and everything will be visible, because for there is dawn of rising moon. Dawn का मतलब होता है ब्रेक, डे ब्रेक जिसे कहते हैं हम, है ना, शुरुआत. दिन की शुरुआत जो होती है ना, वो डॉन से होती है. लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, डॉन ऑफ राइजिंग मून. तो राइजिंग मून शाम में होता है, रात में होता है, एंड डॉन जो होती है वो शुरुआत होती है मॉर्निंग में, सन की जो होती है. तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि व्हेन द मून राइजेस देयर विल बी डीम लाइट एंड विद दैट डीम लाइट वी कैन गो टुवर्ड्स स्कॉटलैंड शोर. तो उस धीमी रोशनी में हम स्कॉटलैंड शोर कहाँ पे है वो देख सकते हैं. सो लेट्स वेट, थोड़ा देर इंतज़ार करो. कांस्ट हियर सेड वन द ब्रेकर्स रोअर, फॉर मी थिंक वी शुड बी नियर the shore. Now where we are I can't tell, but I wish I could hear the Inchcape bell. So because of that smooth wind, है ना, तो the ship was what you can say, sailed away and they could not know now where they are. तो इस जो माहौल चेंज हुआ था एंड इसके वजह से उनका जो शिप है वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट होते गया, स्विफ्ट होते गया, सेल होते गया, एंड अभी उनको ही पता नहीं था कि वेयर दे आर, अब वो कहाँ पर आ चुके हैं. सो कांस्ट हियर सेड द ब्रेकर्स रोअर. तो उनमें का एक जो क्या कहेंगे हम, ब्रेकर है या फिर जो क्रू है, सेलर है, वो जोर से चिल्लाया कि कांट हियर. कांट हियर मतलब कैन हियर. कांस्ट यानी कि ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, अभी इसे कहेंगे हम कैन हियर सेड वन द ब्रेकर्स रोअर. रोअर यानी कि टू स्पीक लाउडली, जोर से चिल्लाना. तो एक जो सेलर है वो जोर से चिल्लाया कि फॉर मी थिंक, यानी कि आई थिंक, ये भी ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, यानी कि आई थिंक वी शुड बी नियर द शोर. सो ही होप दैट बिकॉज देयर इज नो एनी वार्निंग बेल, there is nothing, so he just guessed that we are near the shore, but he also expressed that now where we are I cannot tell, but I wish I could hear the Inchcape bell. But he said that if the bell was there they could hear the bell and they can identify where they are. तो काश वहाँ पर अगर बेल होती तो हमें पता चलता था कि हम एग्जैक्टली कहाँ पर है. विद द रिंगिंग साउंड दे कैन गेज वेयर दे आर, बट देयर इज नो इंचकेप रॉक, देयर इज नो बेल, एंड सो नोबडी नो वेयर दे आर. तो किसी को पता नहीं था कि हम एग्जैक्टली कहाँ पे आ चुके हैं. तो अब देखते हैं कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज़ की गई है. ऑन द डेक द रोअर टेक्स स्टैंड, द रोअर टेक्स ही स्टैंड ऑन द डेक, ये इन्वर्जन का है. So dark it is, they see no land, they see no land. So dark it is, they see no land. इस तरीके से होना चाहिए, यानी कि ये दोनों भी एग्जाम्पल है इन्वर्जन के. Quoth Sir Ralph Rower, it will be lighter soon, for there is dawn of rising moon. अभी ये जो dawn यूज़ किया गया है ना, ये dawn यूज़ किया गया है मेटाफोरिकली, एंड थोड़ा सा उसमें अपोजिशन भी दिखाया गया है. उसके बाद में कांस्ट हियर सेड वन द ब्रेकर्स रोअर. रोअर का मतलब है जोर से बात करना, यानी कि ये जो एग्जाम्पल है
ये है हमारा ऑनोमैटोपोइया का एग्जाम्पल है। फॉर मी थिंक वी शुड नियर द शोर, नाउ वेयर वी आर आई कांट टेल बट आई विश आई कुड हियर द इंचकैप बेल। बाकी की यहाँ पे कोई भी फिगर ऑफ स्पीच मेन नहीं है, अलिट्रेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। चलो नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। They hear no sound, the swell is strong, though the wind hath fallen, they drift along, till the vessel strikes with a shivering shock. Oh Christ, it is the Inchcape Rock. So after that, when there was a thick fog, they could not see where the Scotland land is, and because of the gentle waves, because wind has fallen and they drift along. Drift मतलब सेल होना मतलब चले जाना। अभी उनको भी पता नहीं था वो कहाँ तक आ चुके थे। सो दे हियर नो साउंड, द स्वेल इज स्ट्रॉन्ग। स्वेल यानी कि यहाँ पे क्या कहा है, जो टाइड है, वाटर लेवल है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ही सडनली इंक्रीज वाटर हो गया था, एंड उस वजह से वो जो वेव्स थी वो उन्हें बहुत ही दूर लेके चली गई थी। दो द विंड हैथ फॉलन, हैथ मतलब हैज़, ये भी ओल्ड है। दे ड्रिफ्ट अलॉन्ग, तो हवाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ हाई टाइड उनकी जो शिप है वो बहुत दूर चली गई थी। टिल द वेसल, वेसल यानी कि शिप, वेसल का मतलब होता है शिप, जो उनकी बोट थी, शिप थी। स्ट्राइक विथ शिवरिंग शॉक, स्ट्राइक मतलब बम्प, जाके टकरा जाना। तो उनकी जो शिप है, उनकी जो वेसल है, वो जाके उस रॉक के ऊपर शिवरिंग शॉक दे दिया। शिवरिंग शॉक देना मतलब जाके जोर से जॉल्ट करना, धड़कना उसके ऊपर। ओ क्रिस्ट, इट इज द इंचकैप रॉक। सो व्हेन द शिप, when the vessel strike on the rock, the Ralph Roar cried loudly that, "Oh Christ, it is nothing but the Inchcape Rock." तो उसे बहुत ही रिपेंटेंस हुआ, पछतावा हुआ कि उन्होंने क्या किया, फिर भगवान को बताया। ओ क्रिस्ट यानी कि लॉर्ड क्रिस्ट को बोलते हैं, इट इज द इंचकैप रॉक। Sir Ralph the Roar tore his hair, he crushed himself in his despair. The waves rush in every side, the ship is sinking beneath the tide. And as soon as the ship struck on that Inchcape Rock, the ship was going to sink gradually. जैसे ही वो टक्कर खा जाती है तो धीरे धीरे शिप जो है पानी में डूबना चालू हो जाती है। तो Ralph the Roar tore his hair, tore one's hair मतलब become very repentance, regret feel करना, पछतावा फील करना, उन्हें बहुत ही regret फील हो रहा था। He crushed himself in his despair. Crushed मतलब कर्स, यानी कि खुद को ही गाली देना, खुद को ही बुरा भला कहना, तो वो खुद को ही ब्लेम कर रहे थे। The waves rush in every tide, every side, and धीरे धीरे, जैसे टाइटैनिक पिक्चर देखा होगा आपने कि किस तरीके से पानी टाइटैनिक शिप में चारों तरफ से आना शुरू होता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी रैल्फ द रोअर का जो बोट है उसमें पानी आना शुरू हो चुका था। द शिप इज सिंकिंग बीनीथ द टाइड, एंड जो हाई टाइड आ चुकी थी उसमें धीरे धीरे वो बोट जो है वो सिंक हो रही थी। सिंक होना मतलब क्या, डूबते रहना। सो अब देखते हैं कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज किए गए हैं। सो दे हियर नो साउंड, द स्वेल स्ट्रॉन्ग, अलिट्रेशन है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पे दो द विंड हैथ फॉलन, द ड्रिफ्ट अलॉन्ग टिल द वेसल स्ट्राइक्स विथ अ शिवरिंग शॉक, ओ क्रिस्ट इट इज द इंचकैप रॉक। यहाँ पे हम देखते हैं ओ क्रिस्ट है ना, तो एक फिगर ऑफ स्पीच है यार। यहाँ पे ओ क्रिस्ट यानी कि अपोस्ट्रोफी है यहाँ पे, है ना, नॉन एनिमेट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एड्रेस किया है ओ क्रिस्ट। एक्सक्लामेशन भी है तो एक्सक्लामेशन भी मिलेगा आपको यहाँ पे। उसके बाद में अलिट्रेशन भी है यहाँ पे। सर रैल्फ द रोअर टोर हिज हेयर, देखो टोर है ना यहाँ पे, सॉरी हेयर अलिट्रेशन है। ही क्रश्ड हिमसेल्फ इन हिज डिस्पेयर, द वेव्स रश
एवरी साइड द शिप इज सिंकिंग बीनीथ द टाइड। ये दोनों भी एग्जाम्पल जो है, ये दोनों एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन के। ये दोनों एग्जाम्पल क्या है? पर्सोनिफिकेशन के। द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ रशिंग पहले वाले सेंटेंस में, एंड इसमें लिखेंगे द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ सिंकिंग इज गिवन टू नॉन लिविंग, दैट इज यहाँ पे वेव्स को दी गई है, यहाँ पे शिप को दी गई है। चलो नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। बट इवन इन हिज डाइंग फियर वन dreadful sound could the rower hear, a sound as if with the Inchcape bell the devil below was ringing his knell. When the boat strike on that Inchcape rock, and when the boat is going to sink, rower could hear a ringing sound. It was imaginary. उसे आवाज़ आ रही थी, है ना, एक्चुअल में नहीं आ रही थी, बट ही कुड हियर, वो सुन पा रहा था। एंड वो जो आवाज़ थी, वो आवाज़ थी रिंगिंग द नेल। रिंगिंग नेल का क्या मतलब होता है देखेंगे। देखो, बट इन द डाइंग फियर, डाइंग फियर मतलब क्या था? नाउ ही कुड सी दैट आफ्टर सम टाइम ही इज गोइंग टू डाई, वो मरने वाला था कुछ ही समय में। वन ड्रेडफुल साउंड कुड द रोअर हियर, फिर भी उसे एक बहुत ही ड्रेडफुल साउंड यानी कि बहुत ही डेंजरस साउंड सुनाई दे रहा था। वो जो साउंड था वो क्या था? अ साउंड एज इफ विद द इंचकेप बेल, इंचकेप बेल का जैसे साउंड था। बट द डेविल बिलो, डेविल यानी कि कौन होता है? जो यमराज जिसे कहते हैं हम, यमराज, वो यमराज यानी कि डेविल बिलो वॉज रिंगिंग हिज नेल। नेल भी एक तरीके का क्या होता है? बेल ही होती है, रिंगिंग ऑफ बेल होता है, रिंगिंग ऑफ बेल ही होता है। लेकिन ये रिंगिंग ऑफ बेल जो है ना, ये थोड़ा अलग होता है। जब भी किसी की डेथ हो जाती है ना, जब भी किसी की डेथ हो जाती है, तब वो जो रिंगिंग होता है दैट इज कॉल्ड एज रिंगिंग ऑफ नेल। सो व्हेन ही इज गोइंग टू डाई ही कुड हियर दैट द डेविल इज रिंगिंग द बेल व्हेन समवन डाई। तो जब भी किसी की डेथ हो जाती है, तो डेथ होने पे जिस तरीके से स्लोली रिंगिंग होता है, वो रिंगिंग उसे सुनाई दे रहा था। एंड इट वॉज फॉर ही हिमसेल्फ, एंड वो जो रिंगिंग था उसके खुद के लिए चल रहा था, बिकॉज ही इज गोइंग टू डाई वेरी सून। अब वो थोड़ी ही देर में खुद मरने वाला था। एंड ऐसे समय में जब वो बेल बजती रहती है, तो वो बेल उसे सुनाई दे रही थी। तो इस तरीके से कर भला तो हो भला जैसा कहा जाता है। इफ़ यू ट्रीट गुड विथ अदर्स, अदर विल ट्रीट यू गुड। तो उसी तरीके से इन्होंने एक बैड काम किया था, एंड उस बैड काम का रिजल्ट उनको खुद को ही भुगतना पड़ा। चलो अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इंचकेप रॉक, यहाँ पे जो बेल यूज़ की गई है, ये एग्जाम्पल है हमारे मेटाफर का, ये एग्जाम्पल है मेटाफर का। देन यहाँ पे रिंगिंग नेल है ना, रिंगिंग नेल, ये एग्जाम्पल है ऑनोमैटोपिया का। बाकी अलिट्रेशन वगैरह आपको तो यहाँ पे दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स, ये था सबसे बड़ी पोएम जो है, दैट इज द इंचकेप रॉक। 17 क्वाट्रेंस है, स्टैंजाज है यहाँ पे। तो पूरा स्टोरी हमने देखा किस तरीके से क्या होता है। जितने भी पॉसिबल फिगर ऑफ स्पीच है मेन वो भी हमने यहाँ पे देखे। चलो अब देखते हैं इस पोएम में क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरीके से। अभी ये पूरी पोएम तो नहीं आ सकती, बहुत लंबी पोएम है, तो यहाँ पे पॉसिबल है 4-4 स्टैंजा यहाँ पे हमें पूछे जा सकते हैं, है ना। इस तरीके से एक स्टैंजा लिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे है ना, क्या कहा है। तो सिंपल एक्टिविटीज़ दी गई है। यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए गए हैं, एंड उनका जो ऑकरेंस है वो स्टोरी में जो पहले आया होगा उसे पहले लिखना, जो बाद में उस तरीके से एक्सप्लेन करना है। बट द रॉवर्स मर्थ वॉज विकेडनेस। उसके बाद में पर्सनल रिस्पॉन्स यानी कि दिस इज आवर ओपिनियन, क्या कहा है, दोज मैन हु डू रॉन्ग थिंग्स मिट विथ ड्यू पनिशमेंट। जो भी गलत करते हैं तो उनको पनिशमेंट मिलती है। तो इसे अपने ओपिनियन में लिखना है, कुछ एग्जाम्पल देख के लिखना है अपने अपने। पोएटिक डिवाइस में क्या करने के लिए कहा है, तो एक यहाँ पे पिक आउट एंड राइट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा एंड आल्सो राइट द स्कीम। तो बहुत सिंपल है,
यहाँ पे स्कीम पूछी गई है, दैट इज ए बी बी है। एंड यहाँ पे जो राइमिंग है फर्स्ट स्टैंजा में, जो स्टैंजा हमें एग्जाम में आया है उसी से लिखना है। देन पोएटिक क्रिएटिविटी यानी कि 4 लाइन लिखने होते हैं, अपने दिल से लिखने होते हैं। कंपोज 4 पोएटिक लाइन्स ऑफ योर ओन ऑन अ मेमोरेबल इवनिंग ऑन अ ब्यूटीफुल बीच। तो होप आप गोवा गए होंगे या फिर जहाँ महाराष्ट्र में भी बहुत से प्लेसेस है, सी शोर के गणपतिपुळे है या फिर तालकाली बीच है, तो वो बीच को आपको एक्सप्रेस करना है ना। तो आपके दिल से आप एक्सप्रेस करते हो, यहाँ पे कोई गलत ऐसा कुछ नहीं होता है। राइमिंग अगर आप दे सकते हो तो देना है, नहीं तो फ्री वर्स में भी आप लिख सकते हो। चलो अब देखते हैं एक एक क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है। उसके पहले ये देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 एप्रिसिएशन 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं, हमेशा इसी तरीके से पॉइंट्स होते हैं। एंड इनकी सहायता लेके विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स वी राइट आवर ओन आंसर। तो हम अपना आंसर लिखते हैं, है ना। व्हाट इज द अबाउट पोएम, यानी कि पोएम कौन है, पोएट कौन है, पोएम क्या बारे में है, तो वो लिखते हैं हम इस तरीके से। देखेंगे अभी आगे। चलो जो फर्स्ट सेंटेंस थे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीक्वेंस में लगाया है। सबसे पहला, सर रैप केप्ट हिज आइज ऑन द इंचकेप फ्लोट। फिर उसके बाद में उन्होंने उनसे मैन को कहा कि मुझे उधर लेके चलो। देन उन्होंने बेल को कट कर दिया एंड बेल पानी में सिंक हो गई। तो ये सीक्वेंस होता, इस तरीके से लिखना है। याद रखना पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल क्वेश्चन नहीं लिखना है, डू नॉट राइट क्वेश्चंस, जस्ट राइट द क्वेश्चन नंबर। जैसे कि A1 लिखा उसका आंसर, A2 लिखा उसका आंसर, A3 लिखा उसका आंसर। क्वेश्चन नहीं लिखना है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन लिखने के लिए मार्क नहीं होते, आंसर लिखने के लिए मार्क होते। तो यहाँ पे हम देखते हैं सिर्फ आंसर लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन दिया था, वो जो सेंटेंस दिया था उसे हमने डिटेल में लिखने के लिए कहा था। सो द स्प्रिंग हैज़ एन इफेक्ट ऑन रैल्फ because he sing and whistled and became very happy। तो वो लिखना है, he spotted the Inchcape bell and hatched the plan to destroy the good work done by the abbot। Jealousy thought made him joyful and he had an evil intention of destroying गुड वर्क ऑफ एबट ऑफ एबरथॉक। तो उनके माइंड में क्या होता है, एक बैड थॉट आ जाता है कि एबट ऑफ एबरथॉक ने जो बेल इंस्टॉल किया था, नाउ ही इज गोइंग टू कट दैट बेल सो दैट नोबडी कैन ब्लेस एबट ऑफ एबरथॉक। तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ जेलसी। तो नेक्स्ट पर्सनल रिस्पॉन्स का दिया था, आई पर्सनली बिलीव इन द अबव स्टेटमेंट एज आई थिंक देयर इज सम पावर हु मे नेम इट, you may name it anything, and the power is observing and recording all our deeds, whether good or bad. We all know one every important proverb, as you saw, so shall you reap. Hence, God or nature gives us due punishment if we do wrong things. तो ये अपना अपना own आंसर लिखना है, यही आंसर लिखना है, ऐसा नहीं है। You can write your own answer also. आप अपना आंसर भी यहाँ पे लिख सकते हो। फोर्थ पोएटिक डिवाइस था फिगर्स ऑफ स्पीच, राइमिंग पेयर्स लिखने के लिए कहा था, स्प्रिंग, सिंग, एक्सेस, विकेडनेस। एंड इसका जो स्कीम था वो था AABB। लास्ट यहाँ पे पोएटिक क्रिएटिविटी 4 लाइन्स लिखने हैं। 4 लाइन्स लिखते समय ज़रूरी नहीं है कि राइमिंग ही होना चाहिए, तो आप अपने स्टाइल में 4 लाइन्स कोई भी लिखना है, ठीक है ना। सेंटेंस का वर्डिंग अगर आगे पीछे होता है तो भी चलेगा, क्योंकि वैसा होने से इन्वर्जन भी बन जाता है, ठीक है ना। नेचर वॉज एट इट्स बेस्ट, द सीन वॉज अ ब्यूटिफुल सनसेट, आई वॉज वेटिंग ऑन द बीच इन द फार ईस्ट, फॉर द होल वर्ल्ड इट वॉज नेचर्स फीस्ट। तो आप अपना ओन सेंटेंसेस बना सकते हैं, वॉट एवर यू राइट दैट इज करेक्ट वन। तो बिल्कुल भी ये सोचना नहीं है कि मेरा गलत हो सकता है क्या, नहीं, आप ही का सही है। तो बस आपको क्या करना है, लिखना है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट देखते हैं एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन के लिए कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत से स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन है कि सर पैराग्राफ में लिखना क्या पॉइंट्स में लिखना। भैया आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये ना ही पैराग्राफ में है ना ही पॉइंट में, दोनों को मिला के लिखना है। यानी कि पॉइंट मतलब क्या है, बहुत बच्चे शायद ऐसा सोचते होंगे कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ऐसे पॉइंट में नहीं लिखना है।
एक हेडिंग देना है, उसे एलोबरेट करना है, लिखना है, फिर हेडिंग देना है, उसका डिटेल लिखना है। यानी कि ये हेडिंग इसलिए देना है कि वी कैन मेमोराइज, हमें भी लिखने के लिए आसानी हो सकती है, इसीलिए ये पॉइंट को देके लिखना है। सबसे पहले हम लिखते हैं अबाउट पोएम, पोएट। So the poem Inchcape Rock is written by Robert Southey. Robert Southey was a poet laureate of England from so and so 30 years थे वो। उसके बाद में he has written Battle of Belham, Bishop Hatto, the scholar, very popular poem. He was poet laureate, है ना। The poem Inchcape Rock is a ballad published in 1802. It describes a supernatural event. It has 14 quatrains with 4 lines each. It is a story of good, that is a bit of Aberloch versus bad, that is a Ralph the Roer, a pirate. तो जितना जितना आपको अच्छे से लिख सकते हो याद करके, तो उतना यहाँ पे पोएम के बारे में, पोएट के बारे में लिखना है। देन फॉर्म ऑफ द पोएम, इट्स सिग्निफिकेंस। अभी ये जो पोएम है याद रखना है, ये बैलेड है, तो इसका फॉर्म भी वही है, बैलेड है। सो द पोएम इज रिटन इन अ बैलेड फॉर्म. The form of the poem is narrative style, that is ballad. The theme of the poem is that one who do bad things will finally be punished by fate. ये सेंटेंस याद रखना है। या फिर as you sow so shall you reap, ये याद रखना है। tit for tat, ये भी याद रख सकते हैं आप। The theme matches with the slogan tit for tat. The significance of the theme is it describes a supernatural event. उसके बाद में पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज फीचर एंड पोएटिक डिवाइस लिखना होते हैं। हर एक के बारे में 2-2, 3-3 सेंटेंस लिखना है। पोएटिक स्टाइल कैसा है, तो इसका नरेटिव टाइप स्टाइल है, दैट इज बैलेड है। सो द स्टाइल ऑफ द पोएम इज नरेटिव पोएम. इट हैज 17 quatrains having 4 lines each. The scheme of the poem is AABB. The language of the poem is very simple and easy to understand. The poet has used many old English word. इसका एक फीचर है कि ओल्ड इंग्लिश वर्ड यूज़ किए गए हैं ना। हैथ यानी कि हैव, कांस्ट यानी कि कैन, मीथिंग यानी कि आई थिंक, क्वाथ यानी कि सेड। तो जो आपको याद है वो लिखना है यहाँ पे। द होल पोएम हैविंग मैनी पोएटिक डिवाइसेस। तो पोएटिक डिवाइसेस के बारे में क्या लिखना है, तो कुछ फिगर ऑफ स्पीच के नाम लिखना है। इन्वर्जन है, ऑनोमैटोपिया है, पर्सोनिफिकेशन है, अलिट्रेशन, रिपीटेशन, जो आपको याद आएंगे वो लिखना है। द पोएम इज ऑल्सो हैविंग interesting imagery such as haze sky, steady sheep, green ocean, which disclose the message of poetic justice. तो कुछ इमेजरी भी यहाँ पे, एक सीन भी यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की गई है, तो ये भी एक फीचर ही पोएम का। देन हम लिखते हैं इंस्पिरेशनल मैसेज क्या मिलता है, तो यार ये पोएम से एक बहुत ही बढ़िया मैसेज मिलता है, दैट इज टिट फॉर टैट, या फिर जैसा बोओगे वैसा पाओगे, है ना। सो द पोएम हैज़ अ यूनिवर्सल मैसेज. इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट as you treat with others, other will treat the same. The special feature of the poem is that it has archaic word. तो ये पोएम में बहुत ही पुराने टाइप के, पुराने इंग्लिश के वर्ड यूज़ किए गए जो कि अभी मॉडर्न में नहीं यूज़ करते। इसके ऊपर भी एक आधा एक्टिविटी आ सकती है कि ओल्ड इंग्लिश में ये कहा जाता है, मॉडर्न इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ठीक है, वो भी अच्छे से याद रखना है। अपना ओपिनियन लिखना है, 1 मार्क के लिए होता है। व्हाट यू थिंक अबाउट द पोएम, तो हर एक पोएम अच्छी लगती है। सो आई लाइक दिस पोएम बिकॉज इट्स टाइमलेस मैसेज। 18वीं सदी में जो मैसेज दिया था कि एज यू ट्रीट विद अदर्स, अदर विल ट्रीट विद यू सेम, तो आज भी वही चल रहा है। सो इट इज़ अ टाइमलेस मैसेज which is still worthy the victory of good over bad. I also like the dramatic and narrative presentation of the story. अभी ये बैलेड है तो बहुत मज़ा आता है बैलेड सुनने में, क्योंकि इसमें एक स्टोरी को नरेट किया होता है। तो इस तरीके से अपना अपना ओपिनियन लिखना होता है। फ्रेंड्स देखो, बहुत ही सिंपल होता है अप्रिसिएशन लिखना। थोड़ा सा याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यू कैन राइट वेरी वेल अप्रिसिएशन। होप अभी ये जो पोएम का अप्रिसिएशन होगा या फिर क्वेश्चन एंड आंसर हो गए, फिगर्स ऑफ स्पीच होगा, इंचकैप रॉक के बारे में कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं होगा। तो फ्रेंड्स सारे पोएम्स का आपको 1 शॉट मिलने वाला है, तो बस कनेक्टेड रहिए फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल से। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।